अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के मतलब। कुछ प्रिंसिपल हमने अपनी इससे गुज़िश्ता वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसका एंड कर देंगे और इसके बाद एक या दो लेक्चर और होंगे हमारे इंटरमीडिएट के, उसमें भी थ्योरी ही होगी। फिर इंशाल्लाह हम अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है उसकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आज का जो पहला प्रिंसिपल है हमारा वो है एम्फेसिस या एम्फसिस। एम्फसिस क्या है जी? एम्फसिस इज द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन दैट कैचेस द व्यूअर्स अटेंशन। एम्फसिस आपके डिज़ाइन का वो हिस्सा होता है जो किसी भी देखने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब आप कोई भी डिज़ाइन तैयार करते हैं तो पहली ही नज़र में जो चीज़ पूरे डिज़ाइन में से अपने व्यूअर को अट्रैक्ट करती है उसे एम्फसिस कहते हैं, और इस सारे अमल को हम एम्फसिस का नाम देते हैं। अच्छा जी, इस इमेज में देखें जी, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, 7 तरह की ये पड़ी हुई हैं शेप्स, लेकिन देखने वाला सबसे पहले इस वाइट वाली को देखता है। वो हालांकि हैं तो बिल्कुल सेम, वेट भी सेम है, सिर्फ कलर चेंज है। तो देखने वाले को सबसे पहले जो अट्रैक्ट करती है वो ये वाइट वाली शेप अट्रैक्ट करती है। तो इस पूरे डिज़ाइन में एम्फसिस इस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट इमेज, इसमें देखें जी, उसने सारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर कर दिया है, और ये जो हैंड है और इसके अंदर ये स्कोप है, कैमरे का लेंस है, इसे उसने वैसे रखा है। तो देखने वाली सबसे पहले आँख इसी चीज़ को कैमरे के लेंस के अंदर ही देखती है कि कौन सी चीज़ है। तो ये भी एम्फसिस का यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट ये इमेज है जी, सारा बैकग्राउंड ब्लैक है, इस आदमी की ये कैप और दीगर शर्ट्स वगैरह ब्लैक है, लेकिन उसने उसके चेहरे पर ये ब्राइटनेस ज़रा ज़्यादा कर दी है और लाइट इस पे लेके आए हैं। तो इसे क्या कहते हैं जी? बेसिकली ये एम्फसिस कहलाता है। अच्छा, उससे नेक्स्ट एम्फसिस बाय क्या है? एम्फसिस बाय कंट्रास्ट भी हो सकता है। अब एम्फसिस बाय कंट्रास्ट क्या है जी? ये एक इमेज आपको नज़र आ रही है, इसमें ये जो भी फल वगैरह है, इसका आप बैकग्राउंड देखें तो सारी जितनी ये हैं वो ब्लैक कलर में है, लेकिन इसमें एक सिर्फ ऐसी है जो रेड कलर में है। तो जब भी देखने वाला डिज़ाइन को देखेगा वो सबसे पहले इस लाल इमेज को अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ वो खींचता चला जाएगा और इसी को वो पहले देखेगा, बाकियों की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाएगी। तो ये एम्फसिस बाय कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मैंने पिछली भी 2 वीडियोस में बताया था कि कंट्रास्ट किसी भी कलर का ऑपोजिट। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट कलर इस्तेमाल हुए और पहले देखने वाले ने इसी चीज़ को देखा। अब एम्फसिस बाय वैल्यू क्या है? एम्फसिस बाय वैल्यू का मतलब कि हमारे पास ये सारी एक ही तरह की, एक ही आदमी की मुख्तलिफ तरह की इमेजेस हैं, लेकिन देखने वाला सबसे पहले ये इस जो डार्क ब्लैक है इसको देखता है। हालांकि बाकी भी वही चीज़ें हैं, ये ब्लैक है, ग्रे में आ रहा है, वाइट में आ रहे हैं, लेकिन हम देखने वाला सबसे पहले इसको देखता है। तो ये एम्फसिस बाय वैल्यू है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर उसने ये वाइट कलर की बुक है जिसके पीछे ये सब भाग रहे हैं कि ये मैंने लेनी, ये मैंने लेनी। तो यह भी एम्फसिस बाय वैल्यू के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एम्फसिस बाय पैटर्न। अब एम्फसिस बाय पैटर्न क्या है? ये देखें जी, सेम पैटर्न है, इनकी अलाइनमेंट सेम की गई है, इन्हें लाइनों में रखा गया है, सेम सर्कल हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसने एक सर्कल के अंदर रेड कलर कर दिया है और बाकी जितने हैं वो वाइट हैं। तो देखने वाला सबसे पहले इस रेड वाले सर्कल को ही देखेगा। आपने जब भी डिज़ाइन तैयार करना है तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप डिज़ाइन तैयार करें तो आप भी उसमें एम्फसिस को यूज़ लाजमी करें। अगर आप एक ही डिज़ाइन में 2-4 एम्फसिस यूज़ कर लेते हैं तो वो गलत चीज़ है, वो फिर एम्फसिस नहीं रहता, वो देखने वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। फ़र्ज़ करें अगर यही वाला रेड होल यहाँ पे भी होता, यहाँ होता, यहाँ होता, यहाँ होता, तो ये 4-5 जगह पे होता तो देखने वाला फिर अट्रैक्ट ना करता, वो कहता जी ठीक है बस एक डिज़ाइन है, वो उसकी आँख से गुजर जाता। लेकिन एक है तो वो डायरेक्ट उसी चीज़ पे गया है। उसके बाद आ जाता है एम्फसिस बाय साइज़। ये क्या है? अब ये सेम है,
सेम शेप्स हैं, और यहाँ पर जो एक ये गोटी पड़ी हुई है ये उसकी उसने ज़रा लेंथ वाइज जैसे साइज़ वाइज ज़रा बड़ा कर दिया है, ऊपर से उसका ये थोड़ी शेप चेंज कर दिया है, तो देखने वाला सबसे पहले इसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये हो गया जी एम्फोसिस बाय साइज। ये 4-5 तरह के एम्फोसिस से। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यूनिटी। यूनिटी क्या है? किसी भी डिज़ाइन में जब आप एलिमेंट्स को इस तरीके से रेडी करते हैं कि उसमें आपका जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कंबाइन हों लेकिन लगे वो एक ही, मतलब हों मुख्तलिफ एलिमेंट्स लेकिन जब आप उन्हें इकट्ठा करें तो वो यूनिटी दे रहे हों, इसे कहते हैं जी यूनिटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट कंबाइन टुगेदर दे गिव फीलिंग ऑफ अ होल, कि वो एक ही फीलिंग दे रहा हो, अलग-अलग चीज़ें लेकिन फीलिंग वो एक की दे रहा हो। जैसे ये है जी, अब ये एक ही शेप है, बस उसने मुख्तलिफ तरह से इसे चारों जगह पे लगा दिया है, और अब ये देखने वालों के लिए जो है वो आई अट्रैक्शन है। अगर यही बाल एक यहाँ होती, एक यहाँ होती, एक यहाँ होती, एक नीचे कहीं पड़ी होती तो वो यूनिटी इसमें नहीं रहनी थी और डिज़ाइन खूबसूरत नहीं रहना था। उसके बाद ये देखें जी, ये कलर्स हैं, तो जैसे ही हम इसकी तरफ देखते हैं तो ज़ुबान से पहला जुमला ही यही निकलता है कि ये कलर्स हैं। अगर हालांकि ये एक पेंसिल है, एक पेंसिल कलर है, ग्रीन है, लेकिन जब ये सारे कलर इकट्ठे आएंगे तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये लाल कलर है, ये हरा कलर है, ये पीला कलर है, फिर हम कहेंगे ये कलर्स हैं। तो जब ये इकट्ठे हो गए तो कलर्स बन गए। उसके बाद ये बिल्डिंग है जी, इसे आप देख लें, ये मुख्तलिफ चीज़ों से बड़ी है, यहाँ पे एलुमिनियम इस्तेमाल हुआ है, ये ग्लास इस्तेमाल हुआ है, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ स्क्रू वगैरह और दीगर चीज़ें एंगल इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन देखने वाला जब भी इसको देखेगा यही कहेगा कि ये बिल्डिंग है, वो ये नहीं कहेगा कि ये शीशा है, ये ग्लास है, ये एंगल इस्तेमाल हुआ है, नहीं, वो यही कहेगा कि ये बिल्डिंग्स है। तो ये भी यूनिटी है। तो ये जैसे ही आप यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं अपने डिज़ाइन में तो वो उसे खूबसूरत बना देता है। उसके बाद आ जाता है जी मूवमेंट। अब ये क्या है? मूवमेंट इज द पाथ ऑफ द वीवर्स आई टेक्स थ्रू द वर्क ऑफ आर्ट। अच्छा जी, मूवमेंट क्या है? ये एक रास्ता है जो कि देखने वाले की आंख को डायरेक्ट उसके काम पर ले जाता है। अब ये देखें जी कि यहाँ पर हो रही है मूवमेंट, ये यहाँ से एक नीचे गिर रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, हैं तो ये सारे एंगल्स ही, मतलब ये एक मुस्ततील शक्ल के जो रॉड्स वगैरह पड़े हुए हैं ये नीचे गिर रहे हैं। तो देखने वाला इन पीछे वालों को नहीं देखता क्योंकि ये स्ट्रेट पड़े हैं। मूवमेंट इस चीज़ की आ रही है कि ये नीचे गिर रहे हैं, तो वो उसकी ज़्यादा अट्रैक्शन ये 4 से 5 की तरफ होगी जो नीचे गिर रहे हैं। तो ये है जी मूवमेंट। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं फिर भी आपका जो व्यूअर है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब ये जी साहिल समुंदर की जो कुछ लहरें हैं, आप घंटों साहिल समुंदर पर खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं कि समुंदर की लहरें कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। तो ये भी मूवमेंट की फ़िलॉसफ़ी की वजह से ही है। अब मूवमेंट की फ़िलॉसफ़ी की वजह से ही हम इसे घंटों देखते रहते हैं और हम थकते भी नहीं हैं, क्योंकि ये हम देखते हैं ये लहर कैसे ऊपर गई, कैसे नीचे आई। तो इसमें भी हम ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अब रिदम आ जाता है जी। उसके बाद रिदम क्या है? रिदम बेसिकली आप देखें कि एक ही रॉड है, आपने रिदम के साथ कुछ मुकर्रर फासले पर उन्हें लगाया और उसका साइज जो है वो छोटा कर देंगे। है यही रॉड, यहाँ पर भी यही है, सारा यहाँ तक वही है। रिदम उस चीज़ को कहते हैं कि आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हों और एंडिंग पॉइंट तक जाएं और फिर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएं। मतलब अब जैसे ये पिक है तो यहाँ से आप देखने वाला शुरू होता है, लास्ट तक जाता है कि वहाँ पर वो छोटा सा राड है, फिर वहाँ से होता हुआ यहाँ तक आता है तो अपने इनिशियल पॉइंट्स के पास आ जाता है। तो इसे रिदम को भी हमने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में यूज़ करना है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ रिदम क्या है जी? टाइप्स ऑफ रिदम 3-4 तरह की हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी आ गई जी। रिदम की प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन दैट इंडिकेट्स मूवमेंट बाय द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को ही आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपका रिदम बन जाता है। अच्छा जी, अब 4 टाइप्स हैं रिदम की।
पहले नंबर पे एक रैंडम कोई भी छोटी शेप होगी, कहीं बड़ी होगी, कभी मुस्ततील होगी, कहीं स्क्वायर होगी, और फासला भी इनके दरमियान कोई मखसूस नहीं होगा, अब इसके और इसके दरमियान कम है, इसके और इसके दरमियान ज़्यादा है, तो ये रैंडम है, कोई कहीं बड़ी है, कोई कहीं बड़ी है, शेप भी कोई किसी तरह की है, कोई किसी तरह की है। अच्छा जी, नंबर 2 रेगुलर रिदम आ जाता है। अब इसमें एक ही तरह की शेप है और बराबर फासले पर सारी पड़ी हुई हैं। उसके बाद अल्टरनेटिंग आ जाता है कि जी एक होगी, नंबर 2 पे दूसरी होगी, फिर उसके बाद फिर पहले वाली होगी, फिर चौथे नंबर पे दूसरे नंबर वाली होगी। इसमें देख लें जी, ये स्क्वायर है, उसके बाद सर्कल है, तो तीसरे नंबर पे फिर पहले वाला स्क्वायर आ गया और चौथे नंबर पे दूसरे वाला सर्कल आ गया। इसी तरह ये एंगल्स आप देखें, इसका मुंह ऊपर को है, इसका नीचे को है। जब नंबर 3 पे जाएंगे तो पहले वाले जैसे की शेप आ जाएगी, और जब नंबर 4 पे जाएंगे तो दूसरे वाले जैसे की शेप आ जाएगी। उसके बाद प्रोग्रेसिव है जी, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर भी रिदम आपका हो सकता है। तो ये हमारा जी टाइप्स ऑफ रिदम है। उसके बाद रूल ऑफ थर्ड क्या है जी? रूल ऑफ थर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत कम लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि रूल ऑफ थर्ड है क्या। लेकिन जब भी आप अपने डिज़ाइन में रूल ऑफ थर्ड को यूज़ करते हैं तो आपका डिज़ाइन अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर आप रूल ऑफ थर्ड को यूज़ नहीं करते तो आपका डिज़ाइन अट्रैक्टिव नहीं होता। अब रूल ऑफ थर्ड है क्या? रूल ऑफ थर्ड ये है कि आपका पूरा जो पोस्टर है, फ़र्ज़ करें ये यहाँ से लेकर कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का ये डिज़ाइन है, तो हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे मुख्तलिफ, ठीक है? उसमें से सिर्फ एक हिस्सा हमने अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल करना है, बाकी सारा हिस्सा खाली छोड़ देना है। अब आप यहाँ पर ही देख लें, ये स्किल्स बिबॉन्ड का ये लगा है लोगो, नीचे ये है और नीचे दरमियान में ये रूल ऑफ थर्ड लिखा हुआ है। तो ये बाकी सारी जगह जितनी है वो खाली है, तो हमने सिर्फ इसका 1/3 पार्ट यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पर भी कोई चीज़ लिख देते, जहाँ पर रूल ऑफ थर्ड की डेफिनेशन लिख देते, यहीं पर सारा कुछ कर देते, वो एक गुच्छम गुच्छा सा हो जाना था और हमारा जो डिज़ाइन था वो प्यारा नहीं लगना था। रूल ऑफ थर्ड is a composition guideline that places your subject in the left or right third of an image, leaving the other two thirds more open। वही चीज़ कि दो हिस्से आपने खुले छोड़ने हैं और एक हिस्सा आपने लेफ्ट राइट बॉटम टॉप से कवर कर लेना है जी। ये है जी रूल ऑफ थर्ड। दिस इज हाउ योर आई स्कैन्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड ये है कि देखने वाला जैसे ही कोई डिज़ाइन आपका देखता है, वो सबसे पहले उसकी नज़र इस वाले हिस्से पर पड़ती है। 41% वो देखने वाले की नज़र इसी कॉर्नर पे पड़ती है। उसके बाद 25% नीचे वाले कॉर्नर पे पड़ती है। बाद में ये हिस्सा आता है 20% और 40%। तो आपने कोशिश करनी है कि ये वाले 2 पॉइंट्स और ये वाले 2 पॉइंट्स इनके दरमियान ही अपना ज़्यादा फ़ोकस रखें। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसकी कोशिश करें ज़्यादा आपका ना आए। लेकिन अगर आप फेसबुक कवर पेज वगैरह बना रहे हो, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो फिर आपने ये हिस्सा नहीं रखना, क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब आप डेस्कटॉप पे फेसबुक ओपन करते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ही डिस्कस करेंगे। अब ये देखें जी, ये देखने वाला दिखाना चाहता था कि ये एक घर बना हुआ है, घर टाइप, और समुंदर के दरमियान में है। अब अगर वो इमेज यहाँ से पीछे से लेता तो आधा समंदर आता, इधर से आधा इधर से आता, तो ये दरमियान में आ जाता, उसकी वो अट्रैक्शन नहीं रहती। तो उसने क्या किया, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान दरमियान अपनी चीज़ को रख लिया, बाकी सारा समुंदर जो है वो उसने अकेला छोड़ दिया, ताकि जहाँ से इमेज कट भी हो जाए तो देखने वाले को मुश्किल जो है वो महसूस ना हो। ये देखें जी, बहुत जो मशहूर चल रहा है आजकल, डाइटर रैम्स, उसने बताए हैं 10 प्रिंसिपल फॉर गुड डिज़ाइन। अच्छा, देखने वाले का क्योंकि मैंने बताया है, यहाँ पीछे देखें 41% यहाँ पे स्कैन होता है, तो उसने यहाँ पर ही अपनी सारी जो राइटिंग है, जो उसने का मेन प्रिंसिपल था कि उसने यूज़ क्या करना है, स्कैन क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं। उसने अपनी इमेज लगाई है, लेकिन उस हिस्से में लगाई है जहाँ पर अगर लोग देखें फिर भी ठीक, ना देखें फिर भी कोई मसला नहीं। जो वो बताना चाहता था अपने थंबनेल में, वो उसने यहाँ पर ही बता दिया था, ठीक है। तो इसमें भी उसने रूल ऑफ थर्ड का यूज़ किया है। अब आप यहाँ पे देखें, ये एक वेबसाइट का पेज है, तो देखें मैंने बताया था या ये 2 पॉइंट या ये 2 पॉइंट। तो ये बेसिकली जानवरों की एक वेबसाइट है, ब्राउज पेट्स लिखा हुआ है। उन्होंने ये कुछ पैर लगा दिए हैं जानवर के, किसी के डॉग के, और यहाँ लिख रहा है स्टार्ट योर अडॉप्शन जर्नी, यानी कि आप यहाँ से पेट को अडॉप्ट कर सकते हैं।
तो उन्होंने बेसिकली पेट का बताना था, इस डॉग का बताना है, तो ये उन्होंने उसकी तस्वीर इन दो कॉर्नर्स के दरमियान लगाई ताकि देखने वाला इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। थैंक यू जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आने वाली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।